हम जारी रख रहे हैं अपना डिस्कशन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस चैप्टर 11 यूनिट 9 क्लास 12 एनसीईआरटी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो सेक्शन देखेंगे 11.2 और उसका सब सेक्शन 11.2.1 आपकी एनसीईआरटी पे एक बार नजर डाल लेते हैं। यह है 11.2.1 जो टूल्स है, उसके अंदर ये जो सब सेक्शन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये हमारा मेन फोकस है डिस्कशन का इस पर्टिकुलर वीडियो पे। और ये एंजाइम आपके लिए समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन एक्सप्लेनिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दिस इज द बेसिक थिंग दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड। इसलिए टेक योर टाइम, देयर इज नो हरी, आराम आराम से इसको करते हैं। ध्यान से देखिए, हमने ये कहा कि 1950s में 3 साइंटिस्ट, देखिए बड़े ध्यान से समझिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपको समझाता हूं। 3 साइंटिस्ट, एक का नाम सैल्वाडोर लूरिया, एक का नाम वीगल और एक का नाम बर्टनी। ये 3 साइंटिस्ट थे। दे वर स्टडीइंग फेज लैम्डा। तो अगेन वी आर नॉट इन अ हरी। आप जानते हैं फेज का मतलब बैक्टीरियोफेज है। ये वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर अपना डीएनए पहुंचाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में बैक्टीरियोफेज का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एक और क्वेश्चन आपको समझ में याद आ गया होगा। सो हमने ये कहा कि ये अपना डीएनए, फिर ये डीएनए इनके अंदर रेप्लिकेट करता है। आपने पढ़ा होगा लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, और बैक्टीरियल सेल की मशीनरी की मदद से अपने जेनेटिक मटेरियल को ये रेप्लिकेट करते हैं, नए वायरियॉन्स बनते हैं और फिर वो मार सकते हैं बैक्टीरिया को और वहां से फिर रिलीज होते हैं। सो ये फेज के बारे में आपको आइडिया है। इसके बारे में ये स्टडी कर रहे थे। इट कैन अफेक्ट और इनफैक्ट ई कोलाई बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है, एस्चेरिचिया कोलाई। इसको ये फेज लैम्डा क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है। इन्फेक्शन का मतलब है कि अपना डीएनए अंदर पहुंचा सकता है और वो डीएनए फिर अंदर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। ये मतलब है इन्फेक्शन का। सो इन्फेक्शन ऐसा टर्म है, कई बार हमें लगता है हमें आता है, लेकिन आपको इसका मतलब अब एग्जैक्टली समझ में आ गया कि इन्फेक्शन में केवल एंटर करने की बात नहीं हो रही है, अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करने की बात भी हो रही है। सो ये जो ई कोलाई है, तो उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेंज थिंग नोट करी। उन्होंने देखा कि जब ई कोलाई बैक्टीरिया का स्ट्रेन सी, देखिए मैं बायोलॉजिकल नेम को सेपरेटली अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर प्रिंटेड होते हैं तो इटैलिसाइज्ड होने चाहिए। बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को हम बार बार रिवाइज करेंगे। ये स्ट्रेन है, ये क्या है? स्ट्रेन। तो जिस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एनिमल्स में ब्रीड कहते हैं, प्लांट्स में वैरायटी, माइक्रोब्स में स्ट्रेन कहते हैं। सो इस ई कोलाई के सी स्ट्रेन को अगर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने ये देखा कि इसमें इट मल्टीप्लाइड वेल, बहुत बढ़िया से इसको वो इन्फेक्ट कर पाया और उसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी और इसके अंदर उसकी अच्छी खासी मल्टीप्लिकेशन हुई। लेकिन जब उन्होंने स्टडी किया एक और स्ट्रेन, सो इस स्ट्रेन का नाम था ई कोलाई के। सो देखिए ई कोलाई के एक और स्ट्रेन सेम बैक्टीरिया का, तो उन्होंने देखा कि यहां पर उसकी कैपेबिलिटी इट अपीयर्स टू बी रेस्ट्रिक्टेड। उसको ये लगा कि यहां पर वो उतने अच्छे से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है। नाउ दिस वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि जब ये ई कोलाई को क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है, तो फिर एक स्ट्रेन में इसकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है और दूसरे में इसकी कैपेबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड क्यों है? देखिए हम पढ़ रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और मैं बार बार आपको रेस्ट्रिक्टेड शब्द 3-4 बार एम्फेसाइज कर चुका हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी जने इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें शुरू में यह समझ में आ जाना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है। अगर आप एग्जाम्पलर बायोलॉजी में एक एमसीक्यू देखेंगे तो यही क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा है कि यह रेस्ट्रिक्शन जो है ये इस चीज को दिखा रहा है कि उनकी कैपेबिलिटी नहीं है किसी पर्टिकुलर स्ट्रेन को इन्फेक्ट करके प्रॉपरली उसके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करने की। सो दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। देखिए अब आगे क्या हुआ कि इसके बाद 2 साइंटिस्ट और थे जिन्होंने 1960s में इसको ढूंढ के निकाला कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो इन 2 साइंटिस्ट का नाम, एक का नाम था आर्बर और दूसरे का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज मेसेल्सन।
सो ये दो साइंटिस्ट, इनको मैंने कहा 1960s में इन्होंने ये देखा कि ये जो रेस्ट्रिक्शन हो रहा है कैपेबिलिटी का, दिस इज एन एंजाइम मीडिएटेड थिंग। ये कोई एंजाइम कर रहा है, ये एंजाइम इस डीएनए को, जो कि फेज का डीएनए है, उसे काट देता है, उसको तोड़ देता है, और इसलिए इसकी जो कैपेबिलिटी है मल्टीप्लाई करने की वो रेस्ट्रिक्टेड हो रही है। सो आर्बर और मेसेल्सन ने ये देखा कि ये रेस्ट्रिक्शन इज एंजाइम मीडिएटेड, और क्योंकि इस एंजाइम की वजह से रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, देखिए मैं कितनी बार रेस्ट्रिक्शन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ गया कि इसको उन्होंने क्या कहा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, स्कैल्पल्स भी कहते हैं, ये बेसिस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर्स का। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में और जो साइंटिस्ट थे 1970, सो वी आर लुकिंग एट नाउ 1970, आप देख रहे हैं 10-10 साल का अंतर आ रहा है। एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था हैमिल्टन स्मिथ। सो साइंटिस्ट का नाम हैमिल्टन स्मिथ, दूसरा साइंटिस्ट कैली, थॉमस कैली, और थर्ड वाज विलकॉक्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको ढूंढ के निकाला, इस पर्टिकुलर एंजाइम को ढूंढ के निकाला, क्योंकि आर्बर और मेसेल्सन का जो एंजाइम था उसे आप बाद में देखेंगे टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, वो कहीं से भी रैंडमली कट कर देता है। लेकिन इन्होंने ढूंढ के निकाला पहला टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। आगे मैं आपको बताऊंगा कि टाइप 2 में खास बात क्या है। वो ये खास बात है कि ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे, डीएनए की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके तब उसे कट करते हैं। इस तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आप टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं, एंड दे आर फेवर्ड इन द वर्किंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो उन्होंने इस पर्टिकुलर फर्स्ट इसको ढूंढ के निकाला, इसका नाम था हिंड-2, और ये H इन्फ्लुएंजी के डी स्ट्रेन से आया है। आई शुड नॉट अंडरलाइन दिस, हमने ये कहा H इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और उसके डी स्ट्रेन से निकलने वाला हिंड-2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो पहला टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जो डिस्कवर हुआ था। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत फेवर किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर में, क्योंकि आप जानते हैं, आपको पता है कि वो बड़े स्पेसिफिक साइट्स पर डीएनए को कट करेंगे। अब इसके बाद में कुछ दिनों बाद, अ लिटिल बिट लेटर, दो साइंटिस्ट और थे, एक का नाम था नेथन्स और दूसरी वाज डेना। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब SV40 इसके डीएनए को कट किया तो उन्होंने देखा कि वो बड़ी स्पेसिफिक साइट्स पर उसको कट कर रहा है, और वो जो फ्रेगमेंट्स जनरेट हो रही हैं वो बड़ी आइडेंटिकल सी हैं। हर बार जब आप काटेंगे तो एक तरह की एक ही जैसी फ्रेगमेंट्स को हो रही है, जिन्हें आप सेपरेट कर सकते हैं पॉलीएक्राइलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। सो जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं, बड़ी प्रेडिक्टेबल सेगमेंट्स हैं, इसका मतलब इनका बाद में यूज भी किया जा सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, और इसी वजह से ये जो तीन साइंटिस्ट थे, देखिए बड़े ध्यान से, यहां से हम आर्बर की बात करेंगे, यहां पर हैमिल्टन स्मिथ की बात करेंगे, और यहां पर नेथन्स की बात करेंगे। इनको 1978 का नोबेल प्राइज दिया गया फिजियोलॉजी और मेडिसिन का। किस चीज के लिए? डिस्कवरी, कैरेक्टराइजेशन एंड टेलिंग द यूज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस सारी चीजों के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज 1978 में दिया गया इन तीनों साइंटिस्ट को। सो मुझे उम्मीद है कि मैंने एक बहुत छोटे से वीडियो में आपको जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश की है, आप बड़े आसानी से समझ पा रहे होंगे। जो मेरा मेन एम्फेसिस था कि इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, अब आपको काफी क्लियर हो गया होगा। अब जब मैं वापस आऊंगा तो हम फिर डिटेल्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखेंगे कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के कैरेक्टराइजेशन को देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। थैंक यू सो मच।